इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया की सबसे लंबी मुसलसल जारी रहने वाली कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट मुसलसल पिछले 100 सालों से चलती आ रही है। आखिरकार इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या मेन रीज़न है, जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करूंगा। अगर हम हिस्ट्री में बैक जाएं तो 1914 से पहले पैलेस्टाइन में ज्यूज और मुस्लिम्स मिलकर रहा करते थे। जैसे कि ज्यूज को पूरी दुनिया में ही नफरत का सामना करना पड़ता था, तो ज्यूज की शुरू से ही ये कोशिश थी कि वो पैलेस्टाइन में अपना एक अलग देश बना लें जहाँ वो आज़ादी से रह सकें। ज्यूज को पूरी दुनिया में नफरत का सामना करने के पीछे रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस के मुताबिक ये ज्यूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट को फांसी दी गई थी। 1914 के बाद की बात करें तो वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गई। जैसे कि ज्यूज को पूरी दुनिया में ही नफरत का सामना करना पड़ता था, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक चाल चली और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन में और पूरी दुनिया में रहने वाली ज्यूज कम्युनिटी से ये प्रॉमिस किया कि वो उन्हें एक अलग कंट्री बना कर देंगे और बदले में ज्यूज वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटेन का सिर्फ और सिर्फ साथ दें। ज्यूज की अलग कंट्री बनाने की इस मूवमेंट को थियोडोर हर्जल नामी ज्यू लीड कर रहा था। ज्यूज के लिए अलग कंट्री बनाने की मूवमेंट को ज़ायोनिज्म का नाम दिया गया। वर्ल्ड वार 1 चलती रही और ज्यूज ब्रिटेन का भरपूर साथ देते रहे और 3 साल गुजरने के बाद 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर्ड ने ब्रिटेन ज्यूज कम्युनिटी के हेड रोथस्चाइल्ड को पैलेस्टाइन में अपना अलग देश बनाने की इजाज़त दे दी और साथ ही ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से इस काम के लिए ज्यूज को फुल सपोर्ट करने का भी वादा किया गया और साथ ही ये भी कहा गया कि पैलेस्टाइन में रहने वाले मुस्लिम्स को इससे कोई मुश्किल का सामना नहीं होगा। ज्यूज को अलग कंट्री देने के लिए अब ब्रिटेन गवर्नमेंट पैलेस्टाइन पर कब्जा करने का सोचने लगती है और 20 से 25 दिनों के अंदर ही ब्रिटेन अब पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लेती है। ब्रिटेन का ज्यूज के लिए ये सब कुछ करने के पीछे मकसद सिर्फ ये था कि ज्यूज फ्यूचर में भी ब्रिटेन का साथ देते रहें। बदले में ज्यूज से भी ये प्रॉमिस लिया गया था कि वो हर सूरत ब्रिटेन का साथ देंगे और ये सब देखते हुए पैलेस्टाइन में रहने वाले पहले से अरब मुस्लिम्स ब्रिटेन और ज्यूज के खिलाफ हो गए। जैसे कि ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया था, तो ब्रिटेन ने अरब मुस्लिम्स की आवाज दबा दी और ज्यूज के लिए अलग कंट्री बनाने का ऐलान कर दिया। तो दुनिया भर के ज्यूज पैलेस्टाइन पहुंचना शुरू हो गए और यहाँ पर आकर ब्रिटेन की हेल्प से आबाद होने शुरू हो गए। ज्यूज ने यहाँ पर आके अपने बिजनेसेस, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इवन के मिलिट्री तक भी बना ली। ब्रिटेन ज्यूज को तो फुल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद मुस्लिम्स की आवाज को मुकम्मल तौर पर दबा रहा था। ऐसे ही गुजरते गुजरते कई साल गुजर गए। ज्यूज ब्रिटेन की सपोर्ट के साथ साथ तरक्की करते रहे, लेकिन वहां पर मौजूद मुस्लिम्स की आवाज को मुसलसल ही दबाया जाने लगा। ब्रिटेन जितना ज्यादा मुस्लिम्स की आवाज को दबा रहा था, मुस्लिम्स इतने ही ज्यादा ब्रिटेन के मुखालिफ चाहकर आवाज उठाने लग गए और ब्रिटेन को ये बात बिल्कुल भी पसंद न आई। जो मुस्लिम लीडर्स अपने हक के लिए ब्रिटेन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें ब्रिटेन की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को फांसी तक भी दे दी गई। इस सब के बावजूद भी अरब मुस्लिम्स चुप ना रहे और पहले से भी ज्यादा अपने हक के लिए आवाज उठाने लग गए। अब ब्रिटिशर्स इस तमाम सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने इस सब के सोल्यूशन के लिए 1936 में पैलेस्टाइन रॉयल कमीशन बनाया, जिसे पील कमीशन भी कहा गया। और इस कमीशन ने पैलेस्टाइन में इस डिस्टर्बेंस को देखते हुए ये फैसला किया कि वो पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पील कमीशन का ये फैसला पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया था। एक तो पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स पैलेस्टाइन में पहले से रह रहे थे और वो ये चाहते थे कि पैलेस्टाइन को डिवाइड ही ना किया जाए। और फिर 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन स्टेटमेंट पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स की डिमांड के मुताबिक पील कमीशन को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया और पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स की डिमांड पे ये फैसला किया गया कि मजीद माइग्रेंट ज्यूज पैलेस्टाइन में नहीं आएंगे और जो ज्यूज पहले से पैलेस्टाइन में मौजूद हैं वो यहाँ पर कोई मजीद जमीन नहीं खरीद सकते। इस पॉलिसी से पहले तक ब्रिटिश गवर्नमेंट वही करती थी जो ज्यूज चाहा करते थे, लेकिन इस पॉलिसी के बाद अब ज्यूज और ब्रिटिश गवर्नमेंट एक दूसरे के आमने सामने हो गए और यहाँ तक कि ज्यूज ब्रिटिश आर्मी के लोगों को भी मारने लग गए और एक बार फिर से पैलेस्टाइन में ज्यूज मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट शिद्दत इख्तियार करने लगी।
पैलेस्टाइन में ये कॉन्फ्लिक्ट जारी ही थी कि इसी सब के दौरान वर्ल्ड वार 2 भी स्टार्ट हो गई, जिसमें टोटल 7.5 करोड़ लोगों की जानें गईं और जर्मनी में हिटलर की तरफ से 60 लाख यूरोपियन ज्यूज को बेदर्दी से कत्ल किया गया। यूरोप में मौजूद 70% ज्यूज इस वाकया में मारे गए और इस वाकया को होलोकॉस्ट का नाम दिया गया। और जो बाकी 30% यूरोपियन ज्यूज थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई पाबंदी के बावजूद भी पैलेस्टाइन माइग्रेट करने लग गए, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा ज्यूज इस वक्त पैलेस्टाइन में ही थे। पैलेस्टाइन में मौजूद ज्यूज भी इस वाकये से बहुत ज्यादा भड़क गए और उन्हें अब हर सूरत अपनी अलग कंट्री चाहिए थी। वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटेन कामयाब तो हो गया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और अब ब्रिटेन पैलेस्टाइन में मौजूद ज्यू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट को बीच में ही छोड़कर पैलेस्टाइन को छोड़कर चला गया। और अब इसके बाद पैलेस्टाइन के इस मसले को यूएन ने अपने अंडर लेते हुए ये फैसला किया कि वो पैलेस्टाइन का 56% लैंड एरिया ज्यूज को देंगे। एक ज्यूइश डेमोग्राफर सर्जियो डेला के मुताबिक इस वक्त पैलेस्टाइन में 6 लाख ज्यूज, 1,40,000 क्रिश्चियंस और 11,85,000 मुस्लिम्स थे। ये बात क्लियर थी पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यूज से डबल थी, लेकिन फिर भी यूएन के इस फैसले को जनरल असेंबली में 80% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अरब मुस्लिम्स की तरफ से यूएन के इस फैसले को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया और अब पैलेस्टाइन में ज्यूज और मुस्लिम्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट मजीद शिद्दत इख्तियार करने लगा और बढ़ते बढ़ते ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि मुस्लिम्स और ज्यूज एक दूसरे की जानें लेने तक आ गए। लेकिन यहाँ पे पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स ज्यूज का ज्यादा देर सामना ना कर पाए, क्योंकि ज्यूज को एक तो वेस्टर्न कंट्रीज भी सपोर्ट कर रही थी। इस वक्त ज्यूज के अलग कंट्री बनाने की मूवमेंट ज़ायनिज़्म को डेविड बेन गुरियन लीड कर रहा था और आखिरकार 14 मई 1948 को ज्यूज ने ऑफिशियली अपनी अलग कंट्री स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर कर दी और बेन गुरियन को ही इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। अरब कंट्रीज को ज्यूज की ये अलग स्टेट बनाने पर इतना गुस्सा आया कि 5 अरब कंट्रीज ने इसराइल पर हमला करने का प्लान बनाया और चंद महीनों के अंदर अंदर ही ये अरब कंट्रीज इसराइल पर हमला करती हैं। जैसे कि इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट तो हासिल थी ही और इनकी अपनी मिलिट्री भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, तो इसराइल ने इन 5 अरब कंट्रीज को बुरी तरह हरा दिया। ये जंग जीतने के बाद अब इसराइल ने पैलेस्टाइन के इन एरियाज पर भी कब्जा कर लिया जो यूएन ने मुस्लिम्स को दिए थे। इसके बाद वेस्ट बैंक को जॉर्डन कंट्रोल करता है और गजा स्ट्रिप को इजिप्ट कंट्रोल करता है। दिन गुजरते गए और 1967 को एक बार फिर से इसराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान जंग होती है, जिसके बाद इसराइल वेस्ट बैंक, गजा स्ट्रिप और इवन के इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बाद पैलेस्टाइनियन मुस्लिम्स के लिए ज्यूज जिंदगी तंग कर देते हैं और मुस्लिम्स भी अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो अपनी अलग कंट्री बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को PLO भी कहा जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन फोर्सफुली ज्यूज से अपना अलग देश बनाना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने हथियार भी उठा लिए और कई सारे इलीगल काम भी मजबूर होकर करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि हाईजैकिंग वगैरह। PLO ऑर्गेनाइजेशन को इसराइल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है और दूसरी तरफ दुनिया की बहुत सी कंट्रीज ने इस ऑर्गेनाइजेशन को रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन माना जो सिर्फ अपना अलग मुल्क चाहती है जहां वो अमन से रह सकें। 1974 में UN भी PLO को पैलेस्टाइन की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है और 1979 में इजिप्ट और इसराइल के दरमियान बातचीत होती है, जिसमें इजिप्ट इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है और बदले में इसराइल इजिप्ट को उनका सिनाई पेनिनसुला वापस कर देता है। ये सब देखते हुए इजिप्ट की एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बहुत गुस्सा आता है और 2 साल गुजरने के बाद 1981 में इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कत्ल कर देता है, क्योंकि वो किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि इजिप्ट इसराइल को कबूल करे। इस सब के दौरान ज्यूज पैलेस्टाइन में अपनी मनमानी करते हुए वेस्ट बैंक में अपनी सोसाइटीज बनाने लगते हैं और 1947 में UN की तरफ से मुस्लिम्स को दी गई लैंड एरिया पर भी कब्जा करने लगते हैं। 1992 में इसराइल और PLO के दरमियान बातचीत होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर यासर अरफात इसराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसराइली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हक रबीन भी इस ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। PLO के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि PLO कभी भी इसराइल को कबूल ना करें और ये लोग PLO से अलग होकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे आज हम हमास के नाम से जानते हैं। 1947 की पार्टीशन के दौरान जो लैंड एरिया पैलेस्टाइन के हिस्से में आता है, इसराइल उस पर भी कब्जा कर लेता है और अब वेस्ट बैंक में चंद एक लैंड के टुकड़े इसराइल पैलेस्टाइन को देता है।
ज्यूज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अपने ही पीएम को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देता है कि उन्होंने मुस्लिम्स को वेस्ट बैंक में आने की इजाजत क्यों दी। 1996 में इलेक्शन के बाद पैलेस्टाइन में पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो पैलेस्टाइन का मिलिटेंट विंग था उसने इस इलेक्शन का बायकॉट कर दिया और इसके बाद हमास इसराइल में कई सारे ब्लास्ट करवाता है, जिससे पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ती है और मुस्लिम्स और ज्यूज इस सब के बाद आमने सामने हो जाते हैं। पैलेस्टाइन में 2006 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है और अब पीएलओ हमास के मुखालिफ हो जाती है और इस पॉइंट पर आके पैलेस्टाइन दो हिस्सों में बढ़ जाता है। वेस्ट बैंक को पीएलओ होल्ड करती है जबकि हमास गजा स्ट्रिप को होल्ड करता है और इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बीच हमास अपनी तमाम तर कार्रवाइयां गजा स्ट्रिप से ही करता है और हर आए दिन हमास और इसराइल की ये कॉन्फ्लिक्ट शिद्दत इख्तियार कर लेती है। जैसे कि अब 7 अक्टूबर 2023 को भी हमास की तरफ से इसराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर किए गए और ये इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पिछले मुसलसल 100 सालों से चलती आ रही है। पैलेस्टाइन में मौजूद मुस्लिम्स और ज्यूज के दरमियान लड़ाई की मेन वजह सिर्फ यही है कि मुस्लिम्स और ज्यूज यहाँ पहले मिल के रह रहे थे, लेकिन ब्रिटेन के कहने पर यहाँ पर दुनिया भर के ज्यूज आकर ना सिर्फ रहने लग गए बल्कि उन्होंने यहाँ पर आकर पैलेस्टाइन की जमीन को छीनकर अपना अलग मुल्क भी बना लिया और पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स को उनके राइट से भी महरूम कर दिया और इस सब के बाद पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स को उनके राइट्स तक भी नहीं मिलते। मैंने इस तमाम टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बिना पर आपके सामने रखा है। आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।